जी, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये लास्ट टॉपिक मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के हवाले से होगा। और मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन अब हम देख लेते हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अच्छा देखो, बाकी तमाम साइंटिस्ट्स के मुकाबले में, एक मिनट बेटा, गड़बड़ हो गई हमसे थोड़ी। जी देखो बेटा, बाकी तमाम साइंटिस्ट्स के मुकाबले में जो जिन्होंने भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस या पीरियोडिसिटी पे बात की एलिमेंट्स की, चाहे वो डॉब्राइनर हो, न्यूलैंड हो, लदरमेयर साहब हो, जितने भी थे, इन सब के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो एप्रिसिएशन मिली है या जिसके काम को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, वो मेंडलीव थे। ठीक है। अच्छा, रीजन वाई मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को जो है वो इतना ज्यादा जो पजीराई मिली, तो मेंडलीव की ही क्लासिफिकेशन को इतनी ज्यादा पजीराई क्यों? वाई नॉट न्यूलैंड और टॉब्राइनर और लदरमेयर? कोई और क्यों नहीं, सिर्फ मेंडलीव ही क्यों? तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की जो सबसे बड़ी वजह पजीराई की थी बेटा, वो तो ये थी कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को टेबुलर फॉर्म में दिया था। ठीक है। इससे पहले अगर डॉब्राइनर की बात करें तो उसने 3-3 के ग्रुप्स बनाए थे और वो ग्रुप उसने खुद सेट किए थे। ठीक है। फिर न्यूलैंड की बात करें तो उसने तो बहुत ही सिलेक्टेड एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में शामिल किया था। फिर बात करें अगर हम लोदरमेयर की, तो लोदरमेयर ने एलिमेंट्स तो अच्छे खासे शामिल किए थे, लेकिन उन एलिमेंट्स में भी एक, उनकी शमूलियत में भी एक इशू था। क्या इशू था उनके अंदर? उनमें इशू ये था सर कि लेदरमेयर ने ना ग्राफ बनाया था। सर आवाज सही नहीं आ रही। बेटा बाकियों को भी नहीं सर आती आवाज आवाज? सही नहीं आ रही। जी। तो लेदरमेयर साहब ने क्या किया भाई, लेदरमेयर साहब ने सर ग्राफ बना दिया। अच्छा देखो, ग्राफ को पढ़ना ना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि ग्राफ से चीजों को आइडेंटिफाई कर पाना, जज कर पाना मुश्किल होता है। बच्चों के लिहाज से अगर बात करूं, मतलब अगर कोई एक शख्स है जो इंजीनियरिंग नॉलेज रखता है, जो मेडिकल नॉलेज रखता है, जो मतलब जो एक एडवांस लेवल की जिसने स्टडी की हुई, यानी कि जिसने एटलीस्ट मैट्रिक किया वो या इंटर किया वो कम से कम ग्राफ को इजीली स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, और उसको पता है कि ग्राफ उससे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। लेकिन हर बंदा आसानी से उसको स्टडी नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग, चूंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अगर अपने आप को आज से 5-6 साल पहले ले जाएं, लाइक 6-7 क्लास के अंदर, और उस वक्त मैं आपके सामने एक ग्राफ रखूं और एक टेबल रखूं, दो चीजों की स्टडी के हवाले से, उसी चीज का मैं ग्राफ भी रखूं, उसी चीज का टेबल भी रखूं, तो आप लाजमी तौर पर टेबल को ऑप्ट करेंगे कि सर ये चीज समझ में आ रही है या ये चीज पढ़ा दें। ग्राफ आप ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफ आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा, उस वक्त ग्राफ की कोई नॉलेज ही नहीं होती। तो लेदरमेयर की क्लासिफिकेशन में एज सच कोई खामी नहीं है, सिर्फ इतना सा इशू है कि उसका ग्राफ है। अब ग्राफ की वजह से स्टडी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। मेंडलीव की पजीराई की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यार, एक तो इसने एलिमेंट्स की जो तादाद अपने टेबल में शामिल की है वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन उस वक्त तक के डिस्कवर 63 एलिमेंट्स को इसने अपने पीरियोडिक टेबल में शामिल किया था, सबसे ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं कि इसने अपने पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को शामिल किया, बल्कि इसने टेबल जो है वो, यानी कि जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की, वो इसने टेबुलर फॉर्म में की, यानी कि टेबल बनाया। तो टेबुलर फॉर्म में किसी भी चीज को पढ़ना और उसके साथ ही जो है वो चीजों को स्टडी करके पढ़ना और पढ़कर उसके बारे में प्रिडिक्शन देना जरा आसान होता है एज कंपेयर के अगर आप ग्राफ को या किसी और तरीके को पढ़ें। तो ये कुछ बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को पायोनियर की हैसियत हासिल है पीरियोडिक टेबल में। काम बहुत सो नहीं किया, लेकिन मेंडलीव क्लासिफिकेशन वाज कंसीडर्ड एज पायोनियर, यानी कि ये बुनियाद रखने वाला था, इसको कहा जाता है ऐसा। ठीक है। अब इस बात के लिए आज हम आपको ज्यादातर चीजें तो वैसे स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बातें बोर्ड पर भी कर लेते हैं। तो मेंडलीव साहब के जो पीरियोडिक लॉ है,
इसको देख लेते हैं। मेंडेलीव साहब ने अपने पीरियोडिक लॉ में क्या फरमाया? इन्होंने फरमाया कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic functions of their atomic masses. इन्होंने कहा कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। अब इसमें कुछ बातें बड़ी की हैं, पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। इस पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। ये इंजीनियरिंग के बच्चे जरा मुझे बताएंगे कि मैथ्स में उन्होंने चैप्टर 1 पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। अच्छा, नहीं पढ़ा। तो अभी आजकल कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो या कौन सा चैप्टर पढ़ लिया हो? सर 2 पढ़ रहे हैं, 2 एक्सरसाइज होने वाली है। अच्छा, टू पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं पढ़ा? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर जिल्लत से बच गए। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की। अच्छा, सबसे पहले जो लफ्ज पीरियोडिक है इसका क्या मतलब है? देखो, पीरियोडिक का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई चीज रिपीट हो जाए, किसी चीज का एक वक्त के बाद, एक अरसे के बाद, एक दौरानिये के बाद दोबारा रिपीट हो जाना। जैसे आजकल अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो बड़ी कहानी चल रही है कि हर 100 साल बाद जो है दुनिया में कोई वबा जो है वो आ रही है। जैसे 2020 में अभी कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले अगर 1920 में जाएं तो स्पेनिश फ्लू, 1820 में जाएं तो प्लेग, और 1720 में जाएं तो एबोला। इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो वायरसेस और मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की पेंडेमिक, एक वबाई मर्ज फैला हर 100 साल पहले, और उसने लाखों लोगों की जानें ले ली। ठीक है, तो तारीख खुद को दोहराती है, एक बड़ा मशहूर जुमला है, उर्दू में बड़ा बहुत मर्तबा इस्तेमाल भी होता है। तो ये जो पीरियोडिक चीज है ना, पीरियोडिक का मतलब ही यहाँ पर यही है कि एक ऐसी चीज जो ग्रेजुअली या विद द पैसेज ऑफ टाइम या आफ्टर सम इंस्टेंट ये खुद को रिपीट कर ले। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब ही यही है। अच्छा, अब रहा सवाल कि फंक्शन का मतलब सर क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन जो है वो इंजीनियरिंग वाले इंशाल्लाह चैप्टर 1 में अभी पढ़ लेंगे। मैं बायो वालों के लिए थोड़ा सा इसकी वजाहत करूं। देखो, फंक्शन ये वो वाला फंक्शन नहीं है, स्कूल का 14 अगस्त का फंक्शन, 23 मार्च का फंक्शन, ये वो वाला फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कोई चीज किसी पर डिपेंड करे। ठीक है, किसी चीज का किसी चीज पर निर्भर होना फंक्शन कहलाता है। यानी कि अक्सर हम कहते हैं ना कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एक क्वांटिटी x वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x विल बी द फंक्शन ऑफ y। x क्या है? x क्या कहलाएगा? इट इज द फंक्शन ऑफ, ये क्या कहलाएगा? इट इज द फंक्शन ऑफ y। यानी कि y के साथ जो होगा वो x के साथ होगा। y बढ़ाओगे x बढ़ेगा, y कम करोगे x कम होगा। फंक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज का किसी चीज पे निर्भर होना। हमारी जिंदगी ऑक्सीजन पर निर्भर है, ऑक्सीजन होगी तो हम जिंदा हैं, नहीं है तो मर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर लाइव्स आर इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमारी लाइफ ऑक्सीजन का फंक्शन है, यानी कि अगर ऑक्सीजन होगी तो हम जिंदा हैं। इसी तरीके से यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि y विल बी द फंक्शन ऑफ x या x इज द फंक्शन ऑफ y, एक ही बात है। फंक्शन होता है किसी चीज की डिपेंडेंस। तो यहां पर मेंडलीव साहब क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट की फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन, अच्छा, पीरियोडिक का मतलब कुछ वक्तों का के बाद, कुछ टाइम के बाद किसी चीज का आना, यानी कि तारीख खुद को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये जो चीज है ये कहलाती है पीरियोडिक। तो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है। क्या? पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि
फंक्शन तो है, डिपेंड करती है। अब डिपेंड किस चीज पे करती है? डिपेंड करती है भाई एटॉमिक मास पर। पीरियोडिक क्यों कह रहा हूं? पीरियोडिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक के बाद दूसरे में नहीं होती, कुछ फासले के बाद होती है। ठीक है, एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होती है वो एक के बाद दूसरे में नहीं होती, बल्कि कुछ फासले के बाद होती है। जैसे न्यूलैंड ने अपने लॉ में कहा भी था कि 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, तो उसने बताया ना कि 7 का फर्क आएगा फिर 8वां करेगा। तो ये है पीरियोडिक गैपिंग, वक्फा, एक मुसलसल वक्फा, इसे कहते हैं पीरियोडिक गैपिंग। और अगर इसी पीरियोडिक फंक्शन पे लाएं, यानी कि वक्फे का जो डिपेंडेंस है, यहाँ पर जो वक्फे के बाद जो फंक्शन आ रहा है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी का, वो क्या है? एटॉमिक मास। सही है, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पर? एटॉमिक मासेस पर। ओके, ये बात हो गई, मेंडलीफ साहब ने कही। अच्छा, इससे पीरियोडिक फंक्शन कह दिया। अच्छा, इस बात को तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इसका लॉ समझ में आया? लॉ में कर कोई परेशानी किसी को है तो वो पूछ सकता है। इसके लॉ में बेटा किसी को कोई सवाल या परेशानी तो वो पूछ सकता है। नो सर। तो अब कुछ बात करते हैं आपसे पीरियोडिक टेबल के, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के हवाले से। तो पहले तो मुझे ये चीज बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ समझ में आ गया आप लोगों को, उसमें कोई सवाल नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है सर, वो कैसा है और वो क्या है। एक मिनट रुकिएगा बेटा। जी बेटा, तो बात ये हो रही थी हमारी कि पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ का हो गया, हमने देख लिया। अब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है कैसा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की सीक्वेंस के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो समझ लें। सेलिएंट फीचर्स हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, एडवांटेजेस हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, और साथ में डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले तो हम सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं एलिमेंट की। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर्स देखिए। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। मैं पहले पीरियोडिक टेबल आपके सामने कर देता हूं। ये आ गया मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आपके सामने। अच्छा, ये पूरा नहीं आ रहा, पूरा ऐसे लाऊंगा तो वो जरा शॉर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से ले आता हूं। तो आप लोग नीचे के हिस्से को भले अगर छोड़ दें, ऊपर से ही बात समझ में आ जाएगी। अच्छा देखो, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स का मतलब ये है कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है कैसा, दिखता कैसा है, क्या है। ठीक है, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। जिसे वर्टिकल कॉलम्स हम कह सकते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम, सीधी लाइन जो होती है, सीधी खड़ी हुई परपेंडिकुलर लाइन, उसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। दूसरी खासियत जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की है वो इसमें पीरियोडिक टेबल में टोटल 12 जो है वो हमारे पास रोज भी है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल 12 इसके अंदर हमारे पास रोज हैं। और इन रोज को, जो हॉरिजॉन्टल रोज आप यहां देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन रोज को मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स का नाम दिया। वर्टिकल लाइंस को इसने नाम दिया है ग्रुप का, और हॉरिजॉन्टल रोज को इसने नाम दिया है पीरियड का। ठीक है, अच्छा ये 2 पॉइंट्स हो गए। द अरेंजमेंट वाज डन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा अहम इसलिए भी है कि देखो, मेंडलीफ ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात कही है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का।
लेकिन उसने ये नहीं बताया कि पीरियोडिक फंक्शन है कैसे। ठीक है, उसने ये नहीं बताया कि पीरियोडिक फंक्शन है कैसे। ओके सर। जी बेटा, तो हम मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की बात कर रहे थे। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है, इसमें अच्छा हम तीसरे पॉइंट पर आ गए कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज डन ऑन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ने की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि देखो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास कहा तो एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे, वेरिएबल ऑर्डर में भी कर सकते थे। कोई ना कोई एक ऑर्डर तो बताना होगा ना कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया। तो इसने ऑर्डर बताया, इसमें ऑर्डर सेलिएंट फीचर्स में हमने कर दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस किया। सेलिएंट फीचर्स का जो चौथा पॉइंट है वो ये कि एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है वो पीरियोडिक टेबल में शामिल हो रहे हैं। इसने न्यूलैंड की तरह अपने लॉ में फिक्स नहीं किया था कि 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी। इसने कहा था कि भाई कुछ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगी, क्योंकि अगर ये न्यूलैंड की तरह ये भी फिक्स कर देता 8 एलिमेंट का तो ये नुकसान हो जाता ना। उसकी वजह ये कि 8 एलिमेंट के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट थोड़ी होती हैं, वो तो चेंज आता रहता है। मैं भी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से समझाता हूँ। देखो, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो दूसरे और तीसरे एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी जो रिपीट होती है, यानी कि जो ग्रुप के मेंबर आते हैं वो 8-8 एलिमेंट के फर्क से आते हैं। लेकिन चौथे और पांचवें ग्रुप के अंदर 18-18 एलिमेंट होते हैं। तो चौथे और पांचवें ग्रुप में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है वो 8 में नहीं बल्कि 18 एलिमेंट के बाद होती है। सेम अगर 6 ग्रुप पर आ जाएं तो 6 ग्रुप के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो 32 एलिमेंट जो 6 ग्रुप में है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है 6 और 7 में वो तो 32 के बाद होती है। तो यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में आप फिक्स थोड़ी कर सकते हैं कि यार 8 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, 18 के बाद होगी, 32 के बाद होगी, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग पीरियड एलिमेंट्स की तादाद है। तो इसने भी यही कहा कि भाई एक सफिशिएंट इंटरवल के बाद, जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाएंगी। लेकिन उसने मेंशन नहीं किया है कि ये रेगुलर इंटरवल क्या होगा। उसने कहा रेगुलर इंटरवल के बाद हो जाएगा, लेकिन रेगुलर इंटरवल क्या है वी डोंट नो। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है भाई इसके फीचर्स का, कि इसने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया जो डिस्कवर नहीं हुए थे। ये तो खैर एडवांटेजेस में आएगा तो वहां बात करेंगे। और गैप्स लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ये भी अभी एडवांटेजेस में आएगा तो हम बात कर लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स के बाद जो अगली चीज हमने देखनी है वो है एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की पहली एडवांटेज, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव की सबसे बड़ी कामयाबी है ना, मैं समझता हूं, वो ये है कि इसने नए एलिमेंट्स के हवाले से प्रिडिक्शन दी थी कि आने वाले वक्तों में ये नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। इसने उनके नाम और उनकी प्रॉपर्टीज तक को सजेस्ट किया था कि ये जो एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ टाइम पहले मैं एक मीम देख रहा था, कोई शो है, पाकिस्तानी शो है शायद, उसके अंदर वो एक होस्ट जो है वो किसी पार्टिसिपेंट को बोलता है कि भाई तू है, तुझे पता नहीं है कि तू है लेकिन तू है। कुछ इस तरह का कुछ उसका जुमला था। यस सर। क्या था आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अपनी फेसबुक वगैरह पे भी शेयर किया था उसे। तो वो यही था कि यार तू है, तुझे पता नहीं है कि तू है। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स के साथ भी कुछ ऐसे ही काम किया। इसने कहा कि भाई तू है, मुझे पता है कि तू है, तुझे नहीं पता कि तू है, लेकिन कुछ वक्त में सबको पता चलेगा तू है। तो इसने कुछ नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन की कि आने वाले वक्तों में ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। इसने उन एलिमेंट्स के नाम भी बताए थे। नाम क्या मतलब, एक प्रॉपर्टीज के हवाले से इसने गाइड किया था कि आने वाले वक्तों में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ये चीज इसने अपनी उसमें बताई थी। तो इसने जो नाम सजेस्ट किए थे, इसने एक एलिमेंट का नाम दिया था एका बोरॉन, एक एलिमेंट का नाम दिया था इसने एका सिलिकॉन, एक एलिमेंट का नाम दिया था इसने एका एल्यूमिनियम, एक का नाम दिया था इसने एका मैंगनीज।
रशियन लैंग्वेज में लफ्ज एका का मतलब होता है, रशियन लैंग्वेज में लफ्ज एका का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट रशियन था, तो इसने कहा था कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे एका बोरॉन यानी कि सिमिलर टू बोरॉन, तो क्या कहा, सिमिलर टू बोरॉन यानी कि बोरॉन जैसे होंगे। फिर इससे कहा एका सिलिकॉन, इससे कहा कि सिमिलर टू सिलिकॉन यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सिलिकॉन जैसा होगा। सेम इसने यही बात सिमिलर टू एल्यूमिनियम कहा इसने। जब मैंगनीज की बारी आई तो इसने ये बात यहाँ पर भी ऐसे ही कही, सिमिलर टू मैंगनीज। अच्छा, बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर भी बहुत जल्दी हो गए। बोरॉन से मिलता जुलता जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो था गैलियम, सॉरी बोरॉन का मुझे याद नहीं है। सिलिकॉन से मिलता जुलता जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था जर्मेनियम। एल्यूमिनियम से मिलता जुलता जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था गैलियम। और मैंगनीज से मिलता जुलता जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था टेक्टेनियम। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स थे जो न्यूलैंड की प्रिडिक्शन के बाद डिस्कवर हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इसकी। दूसरा काम क्या था, दूसरा इसका बड़ा काम था कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट्स उस दौर में ऐसे थे कि जिनके एटॉमिक मासेस के हवाले से गलत ख्याल किया जाता था, लेकिन इसने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को सही किया। अच्छा, कैसे सही किया, जैसे बेरिलियम एक एलिमेंट था जिसके एटॉमिक मास तस्वुर किया जाता था कि 13.5 है। इसने कहा कि नहीं, बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 नहीं होता। इसने एक फॉर्मूला बनाया एटॉमिक मास निकालने का। एटॉमिक मास इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एटम, किसी भी एटम की वैलेंसी, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट वेट, किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट से आप मल्टीप्लाई कर दें वैलेंसी ऑफ एटम को, तो आपको एटॉमिक मास पता चल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला निकाला और इससे इसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट भी किया था। मैं बेरिलियम के एटॉमिक मास के हवाले से बात करता हूँ। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, वैलेंसी ऑफ एटम, अच्छा बेरिलियम चूंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके इक्विवेलेंट वेट से, बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट निकलता है 4.5। अच्छा, कोई परेशान अगर हो कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था। फर्स्ट ईयर में जितने भी टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल थे सब में आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना किसी भी चीज का मुश्किल नहीं है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, एसिड हो, बेस हो, कोई भी चीज का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, सिंपल कैलकुलेशन। तो जब इसने एटॉमिक वेट निकाला बेरिलियम का तो वो आया 9। 2 मल्टीप्लाई बाय ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5, क्या आ गया, 9 आ गया। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को, डाउटफुल एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था। फिर अगर इसके तीसरे एडवांटेज की तरफ चलें तो इसने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स को सामने रखा। देखो पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखो मेंडलीव के, तो एक सिस्टम आपको नजर आएगा। यहाँ पर अगर पीरियोडिक टेबल को देखो तो एक सिस्टमैटिक मैनर नजर आ रहा है जिससे आप बहुत सारी बातों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यानी इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तो आपको सामने ही लिखे हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जो एक चीज आपको और नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि सर इसने कहा कि भाई जो एलिमेंट्स को मैंने जिन ग्रुप में रखा है ना, इन ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती है। यानी इसने कहा कि जैसे ये वाला ग्रुप 1 है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, रुबीडियम है, सिल्वर है, सीजियम है, नीचे आओ तो गोल्ड है। ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होगी। सेम अगर ग्रुप 2 की बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम और लास्ट में आ गया मरकरी। तो इन सब की प्रॉपर्टीज भी आपस में मिलती जुलती होगी। तो एक सिस्टमैटिक मैनर आ गया जिससे हमें यह आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई कि अव्वलीन तो कि इनके एटॉमिक मासेस क्या है, दूसरा कौन सा एलिमेंट प्रॉपर्टीज में किस एलिमेंट से मिलता है। तो सिस्टमैटिक स्टडी से हमें ये एक बात भी पता चली। ठीक है, अच्छा अब चौथा पॉइंट क्या है, इंडिकेशन ऑफ ग्रुप नंबर शोज वैलेंसी। जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप में प्लेस किया गया है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ये सारे एलिमेंट ग्रुप 1 में, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ये ग्रुप 8। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जिस जिस ग्रुप में प्लेस किए गए हैं, तो जो ग्रुप का नंबर है
वो ग्रुप का नंबर उस ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैलेंस स्टेट बता रहा है। तमाम एलिमेंट्स की मैक्सिमम तादाद के कितने इन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैक्सिमम जो बात बता रहा है वो ये ग्रुप का नंबर बता रहा है कि मैक्सिमम इन्होंने जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके आखिरी शेल में मौजूद होंगे। तो ये चीज कौन बता रहा है? इनका ग्रुप का नंबर। तो एक फायदा ये भी हुआ कि हमें तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी पता चल गई। अच्छा देखो, वैलेंसी का पता चलना कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है सर? मतलब आप इसको इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों कह रहे हैं वैलेंसी के पता चलने को? बेटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो डिपेंड ही इस पर करती हैं, एलिमेंट्स की वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, आगे चलकर मैं इस बात को मजीद थोड़ी सी और वजाहत भी दे दूंगा, लेकिन एलिमेंट्स की वैलेंसी पर ही एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है कि उनके एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन कैसी है, फोर्स कैसी है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए फैक्टर्स बहुत अलग अलग होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो फैक्टर्स हैं वो बड़े सिंपल हैं, और मतलब वो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं ओवरऑल। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इसके अगर आपको कोई सवाल हो इसके चारों एडवांटेजेस के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, मैं चारों एडवांटेजेस आपके सामने कर दूं। सेलिएंट फीचर्स या एडवांटेजेस के हवाले से अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं पर ही अपनी ऑफ करेंगे। ठीक है, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। क्लास ऑफ कर सकते हैं, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।